जल रही है लाइट। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपका नाम क्या है बेटा? जितेंद्र। और दूसरे बच्चे का क्या नाम है? जितेंद्र। मोबाइल से बेटा मेरे ऐसे कम समझ में आता है, आप लिख के बताओ ना। मोबाइल से होगा। मोबाइल से क्या होगा बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नमस्कार। ऑब्जेक्टिव पेपर 6 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, और ज़्यादातर क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आते रहते हैं। कोशिश करना चैप्टर को भी यही समझने की। क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन चैप्टर को भी साथ में ही समझते हुए चलना है अपन को आगे। ठीक है ना? तो इस टॉपिक के अंदर आपके टिश्यू से संबंधित भी क्वेश्चन है, प्लांट टिश्यू से संबंधित क्वेश्चन है, आपकी जो कोशिका है जहां से कई बार क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, उससे भी संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर है बेटा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये तो शायद हमने कल डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ये कल हमने आपको बता दिया था। सबसे बड़ी जंतु कोशिका पूछी है इसने, शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका में विभिन्न पदार्थों का वितरण करने वाला कोशिकांग कौन सा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? ओके ओके ओके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा। कोशिका में विभिन्न पदार्थों का वितरण करने वाला कोशिकांग कौन सा है? कोशिकांग को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा ऑर्गेनेली। कोशिका के अंदर जो सेल होती है, सेल के अंदर जितनी भी कोशिका की या सेल की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, देखो न्यूक्लियस तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होती है बेटा? प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होते हैं? गोल्जी का बॉडी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आपके लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपके सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होते हैं बेटा। इस तरह से सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसी सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होती है बेटा, यानी कि अंतःप्रदवी जालिका भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर अंदर प्रेजेंट होती है, एज ए लाइक आपकी माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्जी बॉडी हो गई, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, आपकी राइबोसोम हो गए। तो कोशिका जो ये संपूर्ण तो क्या है, इसको सेल बोला, और सेल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया या फिर और दूसरी जो राइबोसोम या अंतःप्रदवी जालिका, इनको बोलते हैं बेटा कोशिकांग। क्या बोलते हैं बेटा? कोशिकांग कहते हैं। ठीक है ना? इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं इनको। ठीक है ना बेटा? तो यहां पर ये पूछ रहा है कि कोशिका में विभिन्न पदार्थों का वितरण करने वाला कौन सा कोशिकांग होता है, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिन पदार्थों को अंदर लेती है, इन पदार्थों को इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर जगह। या फिर यूं कहें, कोशिका के अंदर जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को भी
इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा या अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनका वितरण किया जाता है। ठीक है, जो भी बाहर से पदार्थ आ रहे हैं उनको कहां पर पहुंचाना है, किस तरह से पहुंचाना है, इसका डिसीजन कौन लेता है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं कभी कभी ER। ई का मतलब एंडोप्लाज्मिक, R का मतलब रेटिकुलम। ठीक है ना बेटा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अंडाणु यानी कि जो ओवम होता है उसके अंदर पीतक, पीतक को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा यॉक। यॉक का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? तो यॉक का फॉर्मेशन होता है बेटा किसके द्वारा? गोल्जी काय के द्वारा। किसके द्वारा होता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा। ठीक है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है तो उसको बोलते हैं यॉक, और इस पदार्थ का निर्माण होता है बेटा गोल्जी बॉडी के द्वारा। किसके द्वारा? गोल्जी बॉडी के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका इंजन किसे कहा जाता है? अब कोशिका इंजन और पावर हाउस दोनों टर्म अलग अलग हैं बेटा। कोशिका इंजन और पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और इंजन किसे कहा जाता है? प्रोटीन को कहा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? इंजन कहा जाता है। सर्वाधिक मात्रा में जो कोशिका के अंदर पाई जाती है वो क्या प्रेजेंट होती है? प्रोटीन ही होती है बेटा। ठीक है, और प्रोटीन से ही सब कुछ वहां के अंदर डेवलप होते रहते हैं चीजें। तो यहां पर आपका आंसर क्या जाएगा बेटा? प्रोटीन। क्या आंसर जाएगा? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, निम्न में से पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो पादप कोशिकाओं में, अच्छा आपने पढ़ा होगा बेटा पहले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स? पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में क्या डिफरेंस होते हैं? तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो उनमें क्या होता है? जंतु कोशिकाएं जो होती है ना बेटा, जो एनिमल सेल्स होती हैं, जो एनिमल सेल्स होती है ना बेटा, ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये हो गई आपकी एनिमल सेल्स। इधर बना रहा हूं बेटा मैं आपके सामने प्लांट सेल्स। अब एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा बेटा, यहां पर तो मैंने एक ही लेयर बनाई है और यहां पर मैंने बेटा 2 लेयर बनाई है। ठीक है, तो एनिमल सेल्स के अंदर ये जो लेयर है ना बेटा, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। क्लियर बेटा। यहां पर भी प्लांट सेल्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है ही है, लेकिन साथ में ही एक लेयर और होती है, और उस लेयर को कहते हैं बेटा, ये जो आउटर जो लेयर है इसको बोलते हैं बेटा सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। एनिमल सेल्स, यस गुड, वेरी गुड। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा बेटा एक डिफरेंस और है बहुत महत्वपूर्ण। आप जानते हो बेटा, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं जबकि मनुष्य नहीं बना सकता। ऐसा क्यों होता है बेटा? हम लोग अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना पाते? गुड। अबे नहीं पता कैसे? आपने ऊपर आंसर लिख रखा है क्लोरोप्लास्ट। हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट थोड़ी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? पादपों के अंदर। होते नहीं होते? आपने लिख रखा है ऊपर आंसर और फिर कह रहे हो नहीं पता। भाई प्लांटों के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट हम किसे कहते हैं? ऐसे प्लास्टिड जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है या ग्रीन कलर का पिगामेंट प्रेजेंट होता है, उन प्लास्टिडों को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, और उन क्लोरोप्लास्टों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, अब बताइए हमारे अंदर कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। इसलिए हम क्या है बेटा, आउटोट्रॉफिक, सॉरी हम क्या है, हेट्रोट्रॉफिक प्राणी है। हम क्या है बेटा, हेट्रोट्रॉफिक प्राणी होते हैं हम लोग। क्लियर। जबकि जंतु जो आपके प्लांट होते हैं, प्लांटों के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और उन क्लोरोप्लास्टों के अंदर उन क्लोरोप्लास्टों के अंदर क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जितने भी प्लांट हैं वो सभी कौन सी क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस की। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के परिणाम स्वरूप हमें किसकी प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं बेटा, प्लांट कोशिकाओं को आउटोट्रॉफिक कहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये भी बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है। आपने जो डिफरेंस लिखे, सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेलों में, लेकिन यहाँ पर नहीं होती। लेकिन एक और डिफरेंस होता है बेटा, इनके अंदर जो प्लांट सेल्स होती हैं, इनके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते, जबकि जंतु कोशिकाओं में या एनिमल सेल्स के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। और लाइसोसोम को ही आप लोग किस नाम से भी जानते हो, सुसाइडल बैग भी कहते हो। वो आपकी प्लांट कोशिकाओं के अंदर लाइसोसोम नहीं होते। लाइसोसोम केवल किसके अंदर होते हैं, आपकी एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं। कहां पर होते हैं, यहां पर होते हैं बेटा, लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट कोशिकाओं के अंदर लाइसोजाइम नहीं पाए जाते। यहां पर एब्सेंट होते हैं बेटा लाइसोजाइम नहीं बेटा, लाइसोसोम। ठीक है, इसी को आप लोग क्या बोलते हो बेटा, इसी को बोलते हो सुसाइडल बैग। क्या कहते हो बेटा, सुसाइडल बैग। समझ रहे हो बेटा, ये भी प्लांट कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, जबकि जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, हाँ, आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग। ओके, तो ये आपको याद रखना है। पहला डिफरेंस, प्लांट आउटोट्रॉफिक होते हैं, जबकि हम लोग क्या है बेटा, हेट्रोट्रॉफिक, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं, उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको बोलते हैं आउटोट्रॉफिक। पहला डिफरेंस। दूसरा, प्लांट सेल्स के अंदर एक आउटर लेयर होती है जो कि जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जबकि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। दो डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस बेटा, प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, और उन प्लास्टिडों में से कुछ प्लास्टिड के पास क्या होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ऐसे प्लास्टिड जिनके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में ही कौन सी क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है बेटा। इसलिए पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर किसी भी प्रकार के प्लास्टिड नहीं पाए जाते। ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ द प्लास्टिड, प्लास्टिड मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरे होते हैं क्रोमोप्लास्ट, और तीसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और ये तीनों ही प्रकार के जो प्लास्टिड हैं ये प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते। इसके अलावा जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। अरे यार, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहीं लाइसोसोम है क्या, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होता है। एक रिक्तिका एक स्ट्रक्चर होती है, रिक्तिका को बोलते हैं बेटा वैक्यूल। क्या कहते हैं, वैक्यूल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स की रिक्तिकाओं में। प्लांट सेल्स के अंदर जो रिक्तिका है बेटा, वैक्यूल जो है काफी बड़ी होती है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर जरूरी नहीं है ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है बेटा। ठीक है, तो इसलिए इसको नहीं कह सकते कि भाई ये एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती।
ये भी प्रेजेंट होती है दोनों के अंदर। लाइसोसोम बेटा केवल और केवल एनिमल सेल्स के अंदर होती है, प्लांट सेल्स के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता। प्लास्टिड, नॉट प्लास्टिक बेटा, प्लास्टिड। लवक को अंग्रेजी में क्या बोलते हो आप? प्लास्टिड कहते हो। क्या कहते हो बेटा? प्लास्टिड कहते हो। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहले कौन से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। कौन से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं क्रोमोप्लास्ट। और तीसरे होते हैं बेटा ल्यूकोप्लास्ट। कौन से होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे बेटा, क्वेश्चन आएगा इनसे संबंधित, तब हम डिस्कस करेंगे तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तीनों का महत्वपूर्ण फंक्शन क्या होता है। अभी आपको सिर्फ इतना सा जानना है कि प्लांट सेल्स के अंदर लाइसोसोम नहीं होते, निम्न में से पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, लाइसोसोम एब्सेंट होता है। इसके अलावा और भी हम कई चीजें हैं जो इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट देखिए, पादप कोश का भित्ति किसकी बनी होती है? अभी मैंने आपको बताया था प्लांटों के अंदर जो एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बेटा? सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और कैसा कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में भी कौन से प्रकार का होता है बेटा? कौन से प्रकार का होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उन कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाता है, जलीय अपघटन नहीं होता। ऐसे कार्बोहाइड्रेटों को हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं बेटा। तो यहाँ पर जो आपकी सेल वॉल होती है प्लांट सेल्स की, वो कौन से कार्बोहाइड्रेट के द्वारा बनी होती है? सेलुलोज के द्वारा बनी होती है। किसके द्वारा? सेलुलोज के द्वारा। और सेलुलोज का बेटा जलीय अपघटन नहीं होता है इसका, तो इसलिए हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन भी नहीं होता। समझ रहे हैं आप बात को? सेलुलोज का डाइजेशन हमारे शरीर के अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पाचन से संबंधित एंजाइम भी नहीं होते। और हमारे अंदर जो हमारी एक स्ट्रक्चर है जिसको हम सीकम कहते हैं, क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। सीकम हमारे अंदर कैसा होता है बेटा? नॉन एक्टिव पार्ट होता है बेटा। समझ रहे हैं? आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए हाउ मेनी टाइप ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम मुख्य रूप से बेटा 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं 80S, दूसरे होते हैं 70S और तीसरे प्रकार के होते हैं 55S। अब इनमें डिफरेंस देखिए बेटा, इनमें अंतर क्या है वो चीज ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन आते हैं आपकी एग्जाम में, राइबोसोम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सुनिए ध्यान से, एनिमल सेल्स जो होती हैं, सॉरी 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं बेटा। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर राइबोसोम का जो टाइप होता है वो होता है बेटा 70S। कौन सा होता है? 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर होता है बेटा 80S राइबोसोम पाया जाता है। तीसरा जो राइबोसोम होता है 55S। 55S जो राइबोसोम होता है ना बेटा 55, ये जो राइबोसोम है ये राइबोसोम यूकैरियोटिक का मतलब वही कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे निम्नलिखित में से कौन सी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर 55S प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर जाएगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक स्ट्रक्चर और होती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, जिसे अभी हाल ही में हमने प्लास्टिड कहा। प्लास्टिड के अंदर भी 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। देखिए ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है ये। अगर आपसे ये मान के चलो एनिमल सेल्स या प्लांट सेल्स दोनों ही कैसे प्रकार की कोशिकाएं हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं बेटा। कैसी कोशिकाएं होती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं दोनों ही। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो किस में प्रेजेंट होती है? माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी कोशिकाओं को कहते हैं? ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर न्यूक्लियस, अंतर देख ही लो बेटा आप 1 मिनट के लिए।
देखिए बेटा, कोशिकाएं वैसे बेटा तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है कोशिकाएं? तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अच्छा, पढ़ा है क्या पहले? हाउ मेनी टाइप ऑफ द सेल्स? सेल्स मेनली बेटा तीन प्रकार की होती है, और आपने अभी तक दो ही प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी होगी। एक पढ़ी होगी प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी पढ़ी होगी आपने यूकैरियोटिक कोशिका। राइट या रॉन्ग? पढ़ी है क्या तीसरे प्रकार की? यस सर, टू टाइप की ही पढ़ी है। नहीं बेटा, सेल जो होती है मुख्य रूप से थ्री टाइप की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरी होती है मीजोकैरियोटिक सेल्स, और तीसरी होती है बेटा यूकैरियोटिक सेल। मीजोकैरियोटिक जो सेल होती है ना बेटा, ये दोनों कोशिकाएं जो आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, उन दोनों कोशिकाओं के मध्य की योजक कड़ी होती है। यानी कि इस मीजोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के दोनों के ही गुण मौजूद होते हैं। पढ़ी पहले कभी? नहीं पढ़ी ने? कानपुर वाले भैया ने नहीं पढ़ी होगी। चलिए, सुबह वाली क्लास ली थी आप दोनों ने? देखिए बेटा, इनमें देखो, आप अपने हिसाब से बाद में डिस्कस करेंगे कितने प्रकार की सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। सबसे पहली बात तो ये बेटा, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है ना बेटा, इनके अंदर न्यूक्लियस स्पष्ट नहीं होता। न्यूक्लियस स्पष्ट नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर स्पष्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्पष्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस होता तो है, लेकिन स्पष्ट नहीं होता, साफ सुथरा नहीं, कटा फटा होता है। ठीक है। अब हमारे अंदर अगर हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें, तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना बेटा, वो कोशिका के कौन से भाग में स्थित होता है? वो न्यूक्लियस के अंदर ही तो प्रेजेंट होता है बेटा, सारा की सारा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस स्पष्ट नहीं होता, तो इनका आनुवांशिक पदार्थ जो है ना बेटा, वो बाहर कोशिका के अंदर फैली हुई अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में होता है? बिखरी हुई अवस्था में होता है। या यूं कहें, जैसे कि हमारे अंदर कहां पर होता है बेटा जेनेटिक मटेरियल? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस क्या है? चारों तरफ से घिरी हुई एक संरचना है। तो एक तरह से हमारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है, या न्यूक्लियस के द्वारा कवर्ड रहता है बेटा। ठीक है। और यहां पर क्या है? न्यूक्लियस स्पष्ट नहीं है। तो इसका मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जेनेटिक मटेरियल नेक्ड अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में होता है? नेक्ड अवस्था में होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। और यही दोनों कोशिकाओं में डिफरेंस का बेस भी है बेटा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डिफरेंस का बेस क्या है, आधार क्या है? तो आधार क्या है बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आधार पर ही इन दोनों में डिफरेंस किया गया है। तो यहां पर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस स्पष्ट नहीं होता, इसलिए इनका जेनेटिक मटेरियल कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ होता है, नेक्ड अवस्था में प्रेजेंट होता है। जबकि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल बंद अवस्था में होता है, कवर्ड होता है। किसके द्वारा? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के द्वारा। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को भी क्या बोलते हैं बेटा? कैरियोथीका कहा था हमने, याद कीजिए। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को किस नाम से भी जानते हैं? कैरियोथीका। कैरियो का मतलब, कैरियो का मतलब होता है कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस। क्लियर बेटा? कंफ्यूज मत हो जाना। इसलिए प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब पुराने प्रकार का, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस होता है, टूटा फूटा न्यूक्लियस होता है। जबकि यहां पर यू का मतलब क्या होता है? वेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी सुव्यवस्थित। और कैरियोटिक का मतलब कैरियन, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। क्यों? यूकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ? व्यवस्थित, ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब बेटा, प्रो का मतलब प्रीमेटिव, आदिम प्रकार का। कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस,
यानी आदिम प्रकार का, प्राचीन प्रकार का, अनडेवलप टाइप का न्यूक्लियस होता है किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। अब ध्यान से सुनिए बेटा डिफरेंस। ये जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। इसके अलावा किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? माइकोप्लाज्मा के अंदर। किसके अंदर? माइकोप्लाज्मा के अंदर। इसके अलावा किसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। किसके अंदर? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। नील हरित शैवाल की क्या बेटा? नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवालों को ही क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इस धरती पर आने वाले प्रथम ऐसे जीव थे जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया देखी गई, या जिन्होंने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की क्रिया की थी बेटा। वो कौन से जीव थे? साइनोबैक्टीरिया। कौन थे बेटा? साइनोबैक्टीरिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ध्यान से देखिए, तो यहां पर जो राइबोसोम का टाइप होता है वो 70S का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। इसके एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल्स सारे आ जाते हैं बेटा, ठीक है, इनके अंदर 80S। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से प्रकार का राइबोसोम? 55S प्रकार का। जो प्लास्टिड होते हैं उनके अंदर राइबोसोम का प्रकार 70S प्रकार का। अब क्वेश्चन कैसे आता है? निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबोसोम का प्रकार पूरी कोशिका के संदर्भ में पूछ रहा है, तो आंसर क्या जाएगा? 80S। और अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक कोशिकाओं की किस संरचना के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होता है? प्लास्टिड के अंदर। 55S प्रकार का राइबोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। समझ में आया बेटा? अब ये एस क्या होता है? एस को बोलते हैं बेटा सेडिमेंशन कॉफिशिएंट। स्वेद वर्ग की इकाई होती है। राइबोसोम का जो होता है बेटा, ये दो यूनिटों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होती है स्मॉल यूनिट और एक होती है लार्ज यूनिट। राइबोसोम का जो फॉर्मेशन होता है ना बेटा, वो कहां पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर और होती है बेटा इस तरह की, और उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रिका के अंदर राइबोसोम का निर्माण होता है बेटा। अब इसके बारे में कभी बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही बहुत है बेटा, ठीक है ना? देखिए वापस, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन पूछा है बेटा, अरे यार, क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम कौन से प्रकार के होते हैं? आंसर क्या जाएगा बेटा इसका आंसर जाएगा 70S प्रकार का। यूकैरियोटिक पूछता तो ए, और अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लास्टिड पूछता तो 70, ठीक है ना बेटा? केंद्रक की खोज किसने की थी? जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था बेटा? तो इसका आंसर लगा देना रॉबर्ट ब्राउन। किसने बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने किसको खोजा था? डेड सेल को। पेलाडे ने किसको देखा था? राइबोसोम को। रॉबिन्सन ने क्या देखा था? आगे बताएंगे। आगे देखो बेटा, शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। शुक्राणु बोले तो स्पर्म, शुक्राणु बोले तो बेटा स्पर्म। स्पर्म की जो आपको संरचना मैंने बताई थी, कैसी होती है बेटा? स्पर्म की संरचना स्पून लाइक होती है। कैसी होती है बेटा? स्पून लाइक स्ट्रक्चर होती है। किसकी स्ट्रक्चर? शुक्राणु की स्ट्रक्चर। यहाँ पर गौर से देखिए बेटा, शुक्राणु का ये वाला जो हिस्सा है बेटा, यहाँ पर एक कैपनुमा स्ट्रक्चर होती है। इस कैपनुमा स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? एक्रोसोम। इस एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा। किसके द्वारा? गोल्जी बॉडी के द्वारा। गोल्जी बॉडी कहां पर प्रेजेंट होती है? सेल के अंदर। कहां पर प्रेजेंट होती है? सेल के अंदर। इसको बोलते हैं बेटा एक्रोसोम। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोसोम कहते हैं। जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है हेड वाला हिस्सा। कौन सा होता है? हेड वाला हिस्सा। दूसरा कौन सा होता है? मिडिल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? टेल। इसको क्या बोलते हैं? टेल कहते हैं, पूंछ कहते हैं। हेड के 2 भाग होते हैं, एक होता है एक्रोसोम, दूसरा होता है न्यूक्लियस। हेड ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट। कौन कौन से? एक्रोसोम और न्यूक्लियस। जब स्पर्म को
मादा की योनि के अंदर डाला जाता है, इजेकुलेशन जब होता है, हमारे सीमन का जब क्या होता है, स्खलन होता है, तब वो योनि के अंदर जब प्रवेश करता है शुक्राणु या स्पर्म, तो स्पर्म के ऊपर जो एक्रोसोम होता है, यही एक्रोसोम ओवम की दीवारों को तोड़ता है बेटा। और जब दीवार टूटेगी तो ही तो स्पर्म उसके अंदर प्रवेश करेगा। जब दीवार नहीं टूटेगी ओवम की तो कहां से स्पर्म अंदर प्रवेश करेगा? और जब तक स्पर्म ओवम के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन कहां से होगा? समझ रहे हैं आप बात को? तो एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं बेटा, और वो एंजाइम हाल्यूरिनिडेज एक एंजाइम होता है जो कि ओवम की दीवारों को तोड़ने में हेल्प करता है। इस एक्रोसोम का निर्माण कोशिका के अंदर पाई जाने वाली गोल्जी का बॉडी के द्वारा इसका निर्माण होता है। कौन सी स्ट्रक्चर का? एक्रोसोम का। आंसर क्या जाएगा बेटा? क्या जाएगा? गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका की सुसाइडल वेग किसको कहा जाता है? तो सुसाइडल वेग किसको कहते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले आंसर देखा था बेटा। आप मिडिल पार्ट बोल लीजिए, नेक वाला हिस्सा बोल लीजिए, बात एक ही बेटा, ठीक है ना? तो कोशिका की सुसाइडल वेग क्या है? लाइसोसोम। अब लाइसोसोम को सुसाइडल वेग क्यों कहते हैं? ये मतलब 90% स्टूडेंटों को ये तो पता है कि लाइसोसोम को सुसाइडल वेग कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं इसके बारे में कोई खबर नहीं बेटा। हमारा जो लाइसोसोम होता है, इस लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, कभी कभी जब आप भूखे होते हो या कभी कभी जब आप बीमार पड़ जाते हो लंबे समय के लिए, उस कंडीशन में ये लाइसोसोम आपकी कोशिका का ही सेवन कर लेते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, उसको खा जाते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, कोशिका को ही, लाइसोसोम। और इस अवस्था को कहते हैं आउटोलाइसिस। लाइसोसोम के द्वारा संपूर्ण कोशिका को नष्ट कर देना या उसको डाइजेस्ट कर देना क्या कहलाता है? आउटोलाइसिस कहलाता है। और इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? सुसाइडल वेग कहते हैं। आगे डिस्कस करेंगे बेटा। हाँ, खुद को ही डाइजेस्ट कर देती है बेटा। और उस घटना को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आउटोलाइसिस कहते हैं। लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हो, अभी मैंने बताया था कौन कौन से एग्जाम्पल दिए थे। निम्न में से प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है। मैंने एग्जाम्पल बताए थे किस किस के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी। हाइड्रा को तो नाम ही नहीं लिया मैंने, कोई चर्चा ही नहीं की, तो हाइड्रा इसका आंसर होगा। हाइड्रा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं होती, इसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। और एक चीज और, एक क्वेश्चन यही तैयार कर लो, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है इन यूनिवर्स के अंदर। होल वर्ल्ड के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है बेटा? माइकोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन आप यहीं पे दिमाग में बैठा लेना। आगे देखिए, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? जंतु कोशिका, एनिमल सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं उनमें से भी सबसे बड़ी स्ट्रक्चर किसकी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। किसकी होती है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा कोशिकांग होता है कोशिका के अंदर। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, पुष्पों का पीला रंग किस वर्णक से होता है? जो पुष्प होते हैं, जो फ्लोअर्स होते हैं बेटा, उनमें जो पीलापन का जो रंग है वो कौन से पिगमेंट की वजह से आता है? कौन से वर्णक की वजह से आता है? कैरोटीन से तो भैया गाजर वाला कलर आएगा, लाइकोपिन से मिर्ची वाला कलर आएगा रेड, फाइकोसाइनिन से नीला कलर आएगा, जेंथोफिल से पीला कलर आता है। जेंथोफिल कौन से कलर के लिए जिम्मेदार है बेटा? कौन से कलर के लिए? पीले कलर के लिए। ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन का संग्रह करने वाले लवक क्या कहलाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्लास्टिड होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिडों को कहते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दूसरे प्रकार के ऐसे प्लास्टिड जिनके अंदर कुछ पिगामेंट्स होते हैं और उन पिगामेंट्स की वजह से पुष्प या फल का रंग होता है बेटा। जैसे कि आपने देखा होगा नींबू जो होता है, नींबू स्टार्टिंग में ग्रीन होता है लेकिन उसके बाद में पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। आपने देखा होगा एप्पल को देखा होगा,
स्टार्टिंग में ग्रीन होता है फिर येलो हो जाता है। टमाटर को देखा होगा, स्टार्टिंग में ग्रीन होता है फिर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है बेटा। किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और ये जितने भी ऑप्शन आपने ऊपर देखे, लाइकोपीन, कैरोटीन, फाइकोसाइनिन, जेंथोफिल, ये सबके सब क्या है, क्रोमोप्लास्ट होते हैं बेटा। सबके सब क्या है, क्रोमोप्लास्ट होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट पुष्प या फल के रंग के निर्धारण हेतु कार्य करते हैं। तीसरे प्रकार के प्लास्टिड और होते हैं, ऐसे प्लास्टिड जिनमें भोजन का संचय होता है, स्टोरेज होता है। उन प्लास्टिडों को कहते हैं बेटा ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं एवर्नी लवक। क्या कहते हैं बेटा, एवर्नी लवक कहते हैं। इनके अंदर भोजन का स्टोरेज होता है। अब भोजन के स्टोरेज के आधार पर भी ये प्लास्टिक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। फिर दोबारा ये 3 प्रकार के होते हैं, इतना अंदर नहीं जाएंगे, ऊपर ही सुन लीजिए। ऐसे प्लास्टिड जिनमें भोजन का स्टोरेज होता है, उन प्लास्टिडों को हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, इनसे रंग का निर्धारण होता है। आगे चलिए, लिपिडोप्लास्ट छोड़ दीजिए, गलत लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, अभी जो हमारी कोशिका होती है, इस कोशिका के चारों ओर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वास्तव में किसके द्वारा बनी होती है बेटा, इसके अंदर प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन होती है। और एक विशेष प्रकार की लिपिड होती है जिसको क्या बोलते हैं, फास्फोलिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड कहते हैं बेटा। वैसे इस जो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी मोटाई जो लगभग है बेटा 75 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी जो बनावट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके जो बीच की जो लेयर होती है, ये वाली लेयर होती है फास्फोलिपिड की। जो आउटर लेयर होती है, ये लेयर होती है बेटा प्रोटीन की। और जो सबसे इनर लेयर होती है, ये होती है बेटा प्रोटीन की। तो मध्य वाली जो लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है। आउटर लेयर प्रोटीन की बनी होती है, मिडिल लेयर फास्फोलिपिड की बनी होती है, इनर लेयर प्रोटीन की बनी होती है। जिसकी टोटल मोटाई कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, आपका आंसर क्या जाएगा बेटा, फास्फोलिपिड और प्रोटीन। मानव शरीर की कोशिका जिसमें विभाजन क्षमता नहीं होती, ये कल परसों भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था इस क्वेश्चन को। हमारे शरीर के अंदर एकमात्र ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर सेल डिवीजन की क्षमता नहीं होती, वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं बेटा, वो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं। हमारे मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, इनमें एक बार जैसी बन गई आजीवन ऐसी रहेंगी बेटा। ये दोबारा से नहीं बनती। इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती, इनमें सेल डिवीजन की क्षमता नहीं होती। जो कोशिकाएं बन गई वो यथावत रहेंगी। समझ रहे हैं, समझ में आया। तो यहां पर आंसर क्या चला जाएगा, हाँ बताएंगे बेटा, सबको डिस्कस करेंगे, मुझे पता है। तभी तो मैंने आपसे बोला था इस चैप्टर को थोड़ा सा सीरियस लेना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की कोशिका विभाजन की क्षमता किसमें नहीं होती, तंत्रिका कोशिकाओं में। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है। अरे भैया कल ही मैंने डिस्कस किया था आपसे, क्या डिस्कस किया था, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे सिस्टम आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। तो ग्रुप ऑफ द सेल्स को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। टिश्यूओं के ग्रुप को क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन के ग्रुप को क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। सिस्टम के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हम बॉडी कहते हैं, हम शरीर कहते हैं। समझ रहे हैं बेटा। तो ये भी आंसर क्लियर, इस चीज को याद रखना, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है बेटा। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, टिश्यू। क्या जाएगा बेटा, हाँ ठीक है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर टिश्यू के बारे में स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं बेटा, उस ब्रांच को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा, हिस्टोलॉजी कहते हैं। स्टडी अबाउट टिश्यू कॉल्ड इज हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी कहाँ है, ये रहा।
कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, हीमेटोलॉजी ब्लड का अध्ययन, इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई, जैसे हमारे बॉडी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, हमारे लीवर का निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या होती हैं, हेपेटिक सेल्स होती हैं। किडनी सेल्स होती हैं, किडनी का निर्माण करती हैं। ऐसे ही आपके शरीर में जो मसल्स होती हैं, उन मसल्स का निर्माण किसके द्वारा होता है बेटा, कौन सी कोशिकाओं से होता है, सार्कोमियर। और सार्कोमियर को क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल्स। ठीक है, न्यूरॉन से किसका निर्माण होता है, अरे नर्वस सिस्टम का। ऑक्सीसोम एक विशिष्ट प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, अभी डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाली, यानी कि हमारे शरीर में जो बोन है, ये बोन हमारे इस बॉडी के अंदर जो मसल्स है वो किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, हमारी हड्डियां हमारे शरीर के अंदर जो मसल्स हैं वो मसल्स किसके द्वारा जुड़ी होती हैं बेटा, क्या आंसर है बेटा 21 में डी, एडियोज ऊतक, नहीं बेटा। ओम नमः शिवाय। सुनिए, ये भी क्वेश्चन आता है आपकी एग्जाम में। सुनिए, आपके शरीर में जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, हमारे शरीर के अंदर जो मसल्स हैं उनके साथ में एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है जिसे बोलते हैं कंडरा। क्या बोलते हैं, कंडरा। और कंडरा को अंग्रेजी में बोलते हैं टेंडोन। क्या कहते हैं बेटा, टेंडोन कहते हैं। इनके अंदर बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, तो आपको इतना सा याद रखना है, बोन्स और मसल्स के मध्य में या इन दोनों को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी होती है बेटा, कंडरा या टेंडोन होते हैं। जी रहा, ठीक है बेटा। इस स्नायु को अंग्रेजी में बोलते हैं लिगामेंट्स। और ये जो लिगामेंट्स होते हैं ना बेटा, ये दो हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं। किसको जोड़ने का काम करते हैं, ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, जबकि कंडरा या टेंडोन ये क्या करते हैं, मसल्स और हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। कंफ्यूज नहीं होना बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंडरा, और इसी को क्या बोलते हैं, टेंडोन। ठीक है, आगे देखिएगा। थोड़ा सा पानी पी लो बेटा। मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, जितना मैं प्रैक्टिस पेपर में आपको बता रहा हूं ना, अगर इतना भी अगर आपने सही ढंग से पढ़ लिया तो भी आप किसी भी एग्जाम में नहीं रुकोगे बेटा। इतना सारा मैटर दे दिया मैंने आपको क्वेश्चनों में, आप खुद ही सोचिए कितना पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कितना कुछ समझा रहा हूं। बता रहा हूं नहीं बता रहा हूं, बताओ। चलिए, एक टिश्यू होता है, हाँ, पादपों में लचकमयी, यानी कि जो इलास्टिसिटी होती है जिसकी वजह से हार्डनेस होती है, मतलब लचीली दृढ़ता किसे कहते हैं, आप कितना भी खींचो लेकिन नहीं टूटती वो चीज, उसके अंदर काफी स्ट्रांग होता है बेटा वो। ठीक है, प्लांट सेल से होती है। तो ये तो दृढ़ता है ना बेटा, पादपों में जो लचक में जो दृढ़ता आती है कि कौन सी टिश्यू की वजह से आती है, इसका आंसर दे देना बेटा मृदु तक। ठीक है, रट लेना अभी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। तो आपके पास वीडियो तो रिकॉर्ड रहती होगी ना बेटा मेरी,
वीडियो रिकॉर्ड नहीं रहती, हटा देते हैं लाइव। हाँ तो आपके पास रिकॉर्ड रहती है तो उसको पढ़ लिया करो बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तने की जो मोटाई होती है, स्टेम जो होता है, एक प्लांट का जो स्टेम होता है, इसके अंदर मोटाई जो होती है, ये मोटाई किसकी वजह से बढ़ती है बेटा? ये मोटाई बढ़ती है बेटा किसकी वजह से? कैम्बियम की वजह से। कैम्बियम विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनकी वजह से प्लांट का जो स्टेम होता है उसकी मोटाई में ग्रोथ होती है। ठीक है बेटा। पादप की जड़ों व तने की लंबाई में वृद्धि करने वाला ऊतक कौन सा है बेटा? कल ही बताया था मैंने आपको, शायद मॉर्निंग वाली क्लास में बताया था। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं और जिनको हिंदी में बोलते हैं विभोज्योतक की कोशिकाएं या ऊतक। इनमें डिवीजन होता है और इसी की वजह से प्लांट की लंबाई में और उसकी रूट और उसके स्टेम में ग्रोथ होती है बेटा। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है जिनकी वजह से इसकी ग्रोथ होती है प्लांट के स्टेम और रूट की बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौतिकी का जनक, फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहा जाता है? बाइचैट को कहा जाता है बेटा। जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन करने वाला ऊतक कौन सा है? पहली बात तो बेटा, जो प्लांट होता है ना, इस प्लांट की जो रूट होती है धरती के अंदर, ठीक है, इनके अंदर छोटे छोटे रूट हेयर होते हैं। इनके द्वारा जो प्लांट होता है वो प्लांट इन रूट हेयर के द्वारा क्या करता है? वाटर्स एंड मिनरल्स का एब्जॉर्बेशन करता है, उनको अवशोषित करता है। न्यूटन को कहते हैं क्या? तो इसको क्रॉस कर दो बेटा, इस क्वेश्चन को, देखते हैं गलती हो गई होगी शायद। ठीक है, स्टॉप कर दो। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन, यानी कि जड़ ये हो गई, रूट ये हो गई, यहाँ से जो जल ये लेती है धरती के अंदर से, जो रूटों के अंदर जो जल या मिनरल्स जो आते हैं उनको प्लांट के ऊपरी भागों में कैसे पहुंचाया जाता है? कौन सी स्ट्रक्चर के माध्यम से पहुंचाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? नीचे से ऊपर जब भी बात होगी तो नीचे के सामान को ऊपर कौन ले जाएगा? जाइलम ले जाएगा। और प्लांट की जो लीफ होती है बेटा, प्लांट की जो लीफ होती है, इनमें जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा क्या बना बेटा? भोजन जो बनता है, इस भोजन को प्लांट के बाकी के हिस्सों में, स्टेम के अंदर, रूट के अंदर पहुंचाने का जो काम होगा ना बेटा, वो कौन सा ऊतक करेगा? फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ऊपर से नीचे फ्लोएम, नीचे से ऊपर जाइलम। ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, नीचे से ऊपर जाइलम, ऊपर से नीचे फ्लोएम। ऊपर क्या बनता है? भोजन। भोजन को प्लांट के संपूर्ण भागों में डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? फ्लोएम करता है। संपूर्ण भाग बोले तो स्टेम और उसकी रूट। ठीक है बेटा, ऊपर से नीचे फ्लोएम और नीचे से ऊपर जाइलम। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता कई बार एग्जाम में। पत्तियों से पादप के प्रत्येक भाग, अभी आ गए ना, भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थों को संवहन किया जाता है कौन सी स्ट्रक्चर के द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक, अभी बताया था मैंने आपको, ये जो लेगमेंट लिख रखा है ना बेटा, वास्तव में ये क्या है? लिगामेंट्स। क्या है बेटा? लिगामेंट्स। ठीक है बेटा। दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली जो संरचनाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। आपने नाम सुना होगा यार, पैर में मोच आ गई, वो मोच का आना किसका उदाहरण है? लिगामेंट्स के अंदर जब खिंचाव आ जाती है उसी अवस्था को क्या बोलते हो आप? मोच कहते हो। ठीक है बेटा। श्वास नली में उपास्थि, उपास्थि को बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं बेटा? कार्टिलेज। तो हमारी जो ट्रेकिया होती है, हमारी जो सांस नली जो होती है, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है, इसके अंदर एक कार्टिलेज या उपास्थि प्रेजेंट होती है और उस उपास्थि का नाम होता है बेटा हाइलिन उपास्थि। अच्छा, आप लोग सोचोगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन्स? उपास्थियों के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। अस्थियों के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? ओसिन प्रोटीन होती है। ओसिन प्रोटीन जो अस्थियां होती हैं उनमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हड्डियां क्या होती हैं? काफी सख्त होती हैं, कठोर होती हैं।
कार्टिलेज जो होती है सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है बेटा, बताएंगे आगे जब इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अभी सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है, जो हमारी रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, ये जो हमारी सांस नली है, इसके अंदर एक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, उस कार्टिलेज को क्या कहते हैं, हाइलिन कहते हैं। ठीक है। मानव शरीर में मांसपेशियों की टोटल संख्या, तो मांसपेशियों की टोटल संख्या 639 होती है, 206 टोटल हड्डियां होती हैं, बच्चों के अंदर 300 होती हैं, या फिर 300 प्लस भी हो सकती हैं बच्चों के अंदर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्टडी ऑफ द ब्लड या स्टडी अबाउट ब्लड क्या कहलाता है, मैंने जिक्र किया था, क्या कहलाता है, रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी नेफ्रॉन का अध्ययन, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में परासरण दाब, ऑस्मो रेगुलेशन, प्रेशर का ऑस्मो रेगुलेशन कंट्रोल कौन करता है बेटा, सेल के अंदर कौन करता है, तो ध्यान रखना जो वैक्यूल्स होती हैं इनके द्वारा ये किसका काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करती है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जो वैक्यूल्स होती हैं कोशिका के अंदर, उनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है बेटा परासरण का, परासरण जो दाब होता है उसको कंट्रोल करना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सजीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होती है बेटा, कोशिका। क्या होती है, कोशिका। सभी जीव इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि कोशिकाओं का अभाव होता है या वो जीवित नहीं होते, जैसे कि वायरस। वायरस इसका सबसे बड़ा अपवाद है बेटा कोशिका सिद्धांत का, इस बात का वो आगे डिस्कस करेंगे बेटा अभी आपसे। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा आपका, कोशिका। निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। एक कोशिकीय जीवों में क्या पाया जाता है बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा बेटा, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, अमीबा भी क्या है, एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिका से बने हुए होते हैं। जीवाणु भी यूनिसेलुलर होते हैं, माइकोप्लाज्मा भी यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि हाइड्रा मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत क्या बोलता है बेटा, इस धरती पर जितने भी जीव हैं वो सबके सब सेल्स के द्वारा बने हुए होते हैं। पहली बात इन्होंने ये बोली थी। दूसरी बात ये बोलता है कोशिका सिद्धांत कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट क्या होती है, कोशिका होती है। तीसरी बात ये बोली थी कि अगर कोशिका को प्लांट शरीर से या एनिमल शरीर से उसको बाहर निकाल दें तो भी वो ग्रोथ कर सकती है, उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। इन तीनों स्टेटमेंटों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी कहते हैं। और ये सेल थ्योरी जिसने दी थी वो किसने दी थी बेटा, स्लाइडेन और स्वान ने दी थी। स्लाइडेन जो थे वो एक बॉटनिस्ट थे, वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। स्वान जो थे वो जंतु वैज्ञानिक थे बेटा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, स्लाइडेन और स्वान। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से यूकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण नहीं है। हमें पता है राइबोसोम पहला ऑप्शन, देखिए डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण नहीं है, तो राइबोसोम 70S नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। आंसर क्या जाएगा, राइबोसोम। पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, प्लांट कोशिकाओं के अंदर। जब हम एनिमल सेल्स की बात कर रहे थे तो वहां पर सबसे बड़ा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था बेटा। नेक्स्ट देखिए, पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था उसमें जंतु कोशिकाओं के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। जब पादप कोशिकाओं की बात होगी तो प्लास्टिड होगा, और जब दोनों कोशिकाओं की साथ में बात होगी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग, तो उस कंडीशन में प्लास्टिड आपका आंसर जाएगा। ठीक है बेटा। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा, प्लास्टिड या लवक पादप कोशिकाओं के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर जीतिए। पीछे वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं, आगे
स्ट्रक्चर के नाम दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि किस संरचना की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो यहाँ पर बेटा राइबोसोम को डिस्कवर करने का श्रेय किसको जाता है, किसको जाता है? बिल्कुल सही है, राइबोसोम को पेलारे ने देखा था, लाइसोसोम को डी डुबे ने देखा था, ये भी सही है। लवक या प्लास्टिड को हैकल ने खोजा था, ये भी सही है। सेंट्रोसोम को बॉवेरी ने खोजा, ये भी सही है। यानी ए में 1 सही है, तो ए में 1 कहाँ आ रहा है? ये आ रहा। बी में 2 सही है, 2 सही है। सी में 3 सही है, 3। सेंट्रोसोम बॉवेरी 4। आंसर होगा बेटा 3rd। ठीक है बेटा, यस। नेक्स्ट देखिए, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या होते हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिका सिद्धांत जो दिया था कि भाई वायरस होते हैं, अभी मैंने बताया था। अब वायरस क्यों होते हैं बेटा कोशिका सिद्धांत के अपवाद, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, पका हुआ फल मुलायम हो जाता है। अच्छा, आपने एक चीज देखी है, जो कच्चा फल होता है, कच्चा, वो कैसा होता है? काफी हार्ड होता है। कैसा होता है बेटा? काफी हार्ड होता है कच्चा फल। अब कच्चा फल काफी हार्ड क्यों होता है बेटा? जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना बेटा, उस सेल वॉल, जैसे मान के चलो एक कोश का, एक प्लांट की एक सेल ये हो गई और एक कोशिका ये हो गई बेटा, 2 कोशिकाएं हो गई पास पास में। तो आउटर लेयर तो क्या हो गई बेटा? इसकी सेल वॉल हो गई, और इसकी आउटर लेयर क्या हो गई? ये सेल वॉल हो गई। अब ये जो बीच में जो पदार्थ इन 2 कोशिकाओं को आपस में बांधे रखने का काम करता है ना बेटा, ये वाली जो दोनों कोशिकाओं को जोड़ रहा है, इसको बोलते हैं बेटा मध्य पटलिका। क्या बोलते हैं इसको? मध्य पटलिका। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिडिल लैमिला। क्या बोलते हैं बेटा? मिडिल लैमिला कहते हैं। अब ये जो मिडिल लैमिला है ना बेटा, ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम और कैल्शियम के पैक्टेट पदार्थों के द्वारा इसका निर्माण होता है बेटा। कैल्शियम पैक्टेट इसमें पाया जाता है, और कैल्शियम क्या करता है? हार्डनेस देता है। क्या देता है बेटा? हार्डनेस, कठोरता प्रदान करता है। तो कच्चे फल जो होते हैं उनके अंदर मध्य पटलिका या मिडिल लैमिला प्रेजेंट होती है। और जैसे जैसे वो फल है ना बेटा, वो कब पकता है? जब ये मध्य पटलिका डिसअपियर हो जाती है, धीरे धीरे पिघलने लगती है। तो ये जब पिघल जाती है तो फल कैसा हो जाता है? लसलसा हो जाता है। आप उसको दबा सकते हो, लेकिन कच्चे फल को नहीं दबा सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम पैक्टेट की लेयर प्रेजेंट होती है। और जैसे जैसे फल मैच्योर अवस्था ग्रहण करता है, उस वक्त ये मध्य पटलिका गल जाती है या कोशिकाओं के अंदर मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से जो पके हुए फल हैं वो रसीले हो जाते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम पैक्टेट पदार्थ, तो यहां पर देखिए आंसर क्या जाएगा? पैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक कोश का भित्ति किसकी बनी होती है? जैसे प्लांट कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज की। ऐसे ही, अरे ना, बिकॉज ऐसा नहीं है, अभी बताएंगे आपको क्या होता है। ठीक है, वायरस को ही सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। लिविंग और डेड जीवों के मध्य की क्या बोलते हैं? इसको मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है वायरस, क्योंकि इसके अंदर निर्जीव के भी गुण होते हैं, सजीव के भी गुण होते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे आगे। कवक कोशिका किसकी बनी होती है बेटा? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता रहता है आपसे। ठीक है, विभिन्न प्रकार के श्राव जैसे लार, पसीना, श्लेष्मा, एंजाइम आदि का निर्माण कौन करता है? तो इसका आंसर दे देना बेटा, गोल्जी काय के द्वारा होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, किस कोशिकांग के उचित कार्य ना करने से ऑर्थोराइटिक जोड़, गॉट या लंग फाइब्रोसिस हो जाता है? तो ऐसा कौन सा है बेटा? लाइसोसोम की वजह से ऐसा होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, आगे क्वेश्चन आएंगे डिजीज में, वहां पर मैं इसको डिस्कस करूंगा, अभी आने वाला थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, यहां पर मैं बताने लग पड़ा तो इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा अपना, बहुत सारा टाइम लग जाएगा अपना। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप सिर्फ इतना सा याद रखना, लाइसोसोम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मैंगनीज जो तत्व है, मैंगनीज जो एलिमेंट है, इसकी प्रचुरता, या फिर यूं कहें कि मैंगनीज कहां पर प्रेजेंट होता है, कौन से कोशिकांग के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है? तो ध्यान रखना बेटा, आपकी जो ऑक्सीडेशन फॉक्सीडेशन होता है वो कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है,
तो वो सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबसे ज्यादा मैग्नीज कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब क्यों होता है वो आगे डिस्कस करने, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 44 में बेटा, ठीक है। पादप कोशिकाओं में एल्केलॉइड्स, वो टेनिन का संचय होता है, कहाँ पर होता है बेटा? टेनिन और इसका एल्कोलॉइड स्टोरेज कहाँ पर होता है? मैंने अभी आपको बोला था कि प्लांट कोशिकाओं के अंदर, ये मान के चलो प्लांट कोशिका हो गई, तो इसके अंदर ऐसी थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है बड़ी बड़ी, इनको क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं या रिक्तिकाएं कहते हैं। इन रिक्तिकाओं के अंदर टेनिन हुआ, रेजिन हुआ, एल्कोलॉइड्स हुआ, काफी सारे पदार्थ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो किसके अंदर? रिक्तिका के अंदर। सबसे छोटा लवक कौन सा होता है बेटा? सबसे छोटा लवक कौन सा होता है? 3 प्रकार के प्लास्टिड बताए थे मैंने आपको अभी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, या बर्नी लवक या एवर्नी लवक या वर्णित लवक, या सॉरी हरित लवक, बर्नी लवक और एवर्नी लवक। यहाँ पे हिंदी दे रखी है, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, बर्नी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, एवर्नी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अब इन तीनों में से सबसे छोटा प्लास्टिड कौन सा होता है? ध्यान रखना, एवर्नी लवक सॉरी हरित लवक सबसे छोटा होता है। कौन सा लवक? हरित लवक सबसे छोटा होता है तीनों में, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन है बेटा, बरगद पीपल की जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी सी कठोर होती है ना बेटा, वो कठोर क्यों होती हैं? किसकी प्रेजेंस की वजह से होती हैं? तो ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कठोर होती हैं वो पत्तियां, लीफ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। किसकी वजह से होती है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छोड़ देना, गलत क्वेश्चन मेंशन कर रखा बेटा इसमें, इसको मैं करेक्शन करवा के फिर मैं आपको बताऊंगा। पादप पुष्पों में, अब देखिए बेटा, प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें शर्करा, शर्करा होती है। शर्करा युक्त जो पदार्थ होता है जिसको कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपने देखा होगा ज्यादातर जो कीट हैं वो पुष्पों के आसपास मंडराते रहते हैं। पुष्पों के अंदर क्यों मंडराते रहते हैं? क्योंकि वहां पर उनके अंदर शर्कराएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? शर्कराएं प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसा किसकी वजह से होता है? कौन सा वो होता है बेटा? वर्णक, वो होता है बेटा एंथोसाइनिन। क्या होता है? एंथोसाइनिन होता है। टेनिन और कैफीन तो किसमें होती है बेटा? चाय के अंदर। तो ये कौन सा आएगा बेटा पुष्पों में? एंथोसाइनिन। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान कीजिए। तो टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? अब ये तो आप जवाब दीजिए बेटा मुझे, आपने काफी बार क्वेश्चन पढ़ा होगा। टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? फोर्टीन एन में ऑल क्वेश्चन, ऑल ऑप्शन दीजिए 49 में। एंथोसाइनिन, नेक्टर, नेक्टर क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन टेनिन और कैफीन किसमें होती है? चाय में होती है। एंथोसाइनिन सही है बेटा, ठीक है। पुष्पों का जो रंग होता है। 50 का देखिए बेटा, टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? लाइकोथिन की वजह से होता है। लाइकोपिन है, नॉट थिन, ठीक है, लाइकोपिन है बेटा, ठीक है, करेक्शन कर लेना। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की वजह से होता है। गाजर का लाल रंग कैरोटीन की वजह से होता है, बिल्कुल सही है। चुकंदर जो होती है उसका लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से होता है, ये भी सही है। पुष्पों का लाल रंग फाइको इरिथिन की वजह से होता है, ये भी सही है बेटा। इसका मतलब ये जो क्रम दे रखा है बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। ए में 1, ए में 1, 1 2 3, आंसर क्या जाएगा बेटा? 1 2 3, आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ये बिल्कुल क्रम सही दे रखा है, मैचिंग हो रही है बिल्कुल सही, ठीक है ना बेटा। इसी तरह से 51 के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब एक क्वेश्चन का आंसर तो आप दे दिया करो यार, इतना चिल्लाता हूं मैं, ठीक है। कोशिका की आत्मघाती थैली अभी हमने डिस्कस किया था, किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? कोशिका, आप देखो यहाँ पे चक्कर में पड़ गए। आप बोलोगे सर आपने तो कोशिका का इंजन अभी प्रोटीन बताया था, लेकिन प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? राइबोसोम द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइबोसोम। तो कोशिका का इंजन राइबोसोम को भी कह सकते हैं, और राइबोसोम अगर ऑप्शन में नहीं है तो प्रोटीन को कह सकते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का कंकाल, जो कोशिका का जो स्केलेटन का निर्माण करता है वो कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है, तो ये भी क्रम बिल्कुल एग्जैक्ट सही दे रखा है, इसमें भी आंसर 1 2 3 4 आ जाएगा बेटा। ठीक है, 52 वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया था सर, पहले आप डिस्कस कर लिया। आंसर दीजिए जल्दी, फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल 51 में 1 2 3 4 आ जाएगा। फिफ्टी टू का आंसर दीजिए जल्दी बेटा, और आप पे आना चाहिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं बेटा 52 का। फिफ्टी टू में बी, गुड, वेरी गुड। एडिपोज टिश्यू, मैंने क्या बताया था, जब हम एक्स्ट्रा एनर्जी लेते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी यानी कि जब हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाती है, बसा के अंदर। कौन सी वाली बसा, ट्राइग्लिसराइड बसा के रूप में। अब वो बसा धीरे धीरे क्या चर्बी के रूप में जमा होती रहती है, जिसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है बेटा, और ये एडिपोज टिश्यू क्या होती है, जो बाहर की सूर्य किरणें होती हैं उसको अंदर जाने से रोकती हैं एक तरह से। ठीक है, तो ऊष्मा रोधी का काम करती है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बोन्स जो होती हैं उनके अंदर कौन सी प्रोटीन बताई थी मैंने आपको अभी, ओसिन प्रोटीन। कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहां पर मिलती है बेटा, कॉन्ड्रिन प्रोटीन उपास्थियों के अंदर। एक्टिन प्रोटीन कहां मिलती है बेटा, आपकी मांसपेशियों के अंदर। मायोसिन प्रोटीन भी कहां मिलती है, मांसपेशियों के अंदर। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहां मिलती है, आपकी प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से संवेदी उपकला सेंसरी टिश्यू कौन सा होता है बेटा, रेटिना भी हमारी संवेदी होती है, कॉर्टिका अंग कानों में, सिडिनियम मेम्ब्रेन, ये भी उपरोक्त ऑल ऑफ दीज कर दीजिए बेटा। 54 में क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं बेटा। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, आज जो बताया जितना क्वेश्चन समझाया सबको समझ में आया नहीं आया, इंपॉर्टेंट प्रोटीन। अब बेटा प्रोटीन तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्रोटीन को छोड़ोगे आप। आपको पता है बेटा, आपके जो गुणसूत्र है ना, आपके क्रोमोसोम्स, उन क्रोमोसोम का लगभग 70 से 80% जो भाग है वो किसके द्वारा बनता है, प्रोटीन के द्वारा। और आपके गुणसूत्रों में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है बेटा। अब आप सोचिए, आपके जो क्रोमोसोम है जिनसे पूरी सृष्टि चल रही है, वो ही किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। अगर आप प्रोटीन सही ढंग से नहीं लोगे तो आपके क्रोमोसोम कमजोर हो जाएंगे। प्रोटीन खाओ दबा के। अब रिपीट तो हो रहे हैं ना बेटा क्वेश्चन। चलिए, प्रोटीन की मात्रा को आपके शरीर में इंक्रीज करने के लिए सुबह मॉर्निंग में भीगे हुए चने खाइए, और चने से बढ़िया कोई भी प्रोटीन का सोर्स नहीं है बेटा। हर घर में आसानी से अवेलेबल होने वाला प्रोटीन है। शाम को एक मुट्ठी चने भिगो के रख दीजिए, सुबह मॉर्निंग में खा लीजिए। ठीक है, जल्दी बुढ़े नहीं होंगे, जवान रहोगे, एनर्जी रहेगी, हाथ पर अच्छे से काम करेंगे। हाँ, रिपीट होने वाले प्रोटीन्स को बता दूंगा बेटा, नोट करा दीजिए, करा देंगे करा देंगे। सुबह की क्लास तो ले रहे हो ना आप लोग। सुबह क्या, थोड़ा सा आज मेरा मूड ऑफ था, आपको भी लगा होगा, तो आज मैं क्लास को जल्दी छोड़ के चला गया था थोड़ा सा यार। ठीक है ना, हाँ 9 बजे छोड़ दी थी आज, जल्दी छोड़ दी थी क्लास काफ़ी। और शायद मुझे लगता नहीं है मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाया था सुबह, ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं था मैंने आप लोगों के लिए। चलिए, अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन भी मैंने शायद आपको डिस्कस किया था, हार्मोनों का जिक्र किया था। पैराथार्मोन याद है आपको, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराथार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी होने से जो आपकी या आपकी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं या मसल्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। उस अवस्था को हमने क्या बोला था, टिटेनी, याद है आपको।
तो यहां पर आंसर क्या जाएगा, कैल्शियम। संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन होना, ठीक है, आपका आंसर क्या जाएगा, कैल्शियम। कौन सी मांसपेशियों में सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया व ग्लाइकोजन पाया जाता है, ठीक है, तो हृदय की, क्यों सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, आपका हृदय कर रहा है, ठीक है, लगातार बिना थके रोज धड़कता रहता है, और जब तक आप मर नहीं जाते तब तक लगातार ये सक्रिय रहता है। समझा नहीं बेटा, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नेम पूछ लिया था सब, जब से उसके बाद लाइव आ पाया था। समझा नहीं, मतलब क्या बोलना चाहते हैं बेटा। अच्छा, सुबह मॉर्निंग में, चलिए चलिए, तो सबसे ज्यादा काम कौन करता है, हृदय। अब हृदय सबसे ज्यादा काम करता है तो इसको ही सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो एनर्जी कौन देता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो सबसे ज्यादा किसके पास होंगे, माइट्रो हृदय के पास, उससे कम लीवर के, सॉरी, उससे कम फुफ्फुस पेशियों के पास, उससे कम लीवर के पास, उससे कम कंकाली पेशियों के पास, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप मॉर्निंग में लेट आए थे, उसके बाद में वो थोड़ा सा टॉपिक बताया था, डिस्कस किया था बेटा बच्चों के साथ में। न्यूरॉन्स पर पाई जाने वाली विद्युत रोधी परत क्या कहलाती है। न्यूरॉन्स के ऊपर बेटा, शायद आपको याद है, मैंने आपके लिए न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर बनाई थी इस तरह से, ये हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, याद है आपको, बनाया था कल मैंने। इस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, इनको बोलते हैं डेंड्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, साइटोन, क्या बोलते हैं बेटा, साइटोन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। तो ये जो आपका है बेटा एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है, क्या होती है बेटा, एक कवरिंग होती है, एक लेयर और पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन आच्छद या माइलिन सीट कहते हैं। किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, वास्तव में ये एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट होती है इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं, माइलिन सीट कहते हैं बेटा। माइलिन सीट कहाँ है, ये दे रखा। न्यूरॉन पर पाई जाने वाली विद्युत रोधी परत क्या होती है, माइलिन आच्छद होता है, माइलिन सीट होती है बेटा। सोडियम एंड पोटेशियम पंप संचारित होता है किसके द्वारा बेटा, वाहिनियों के अंदर, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, जो बेसल्स होती है उन बेसल्सों के अंदर सोडियम और पोटेशियम पंप संचारित होता है बेटा। और ये सोडियम और पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर चीज में, ठीक है, किसी एक की कमी हो जाए तो पूरा बॉडी बैलेंस ही खराब हो जाए आपका, जो, ठीक है, अब वो बताऊंगा, डिस्कस करूंगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में आवेग स्थानांतरण करने वाला हार्मोन कौन सा है बेटा, इसका आंसर लगा देना, एसिटाइल कोलिन। अब क्यों होता है, कैसे होता है बेटा, आगे कल डिस्कस करेंगे बेटा। बहुत है आज के लिए, थक जाता हूँ यार, सुबह से शाम तक क्लास क्लास क्लास। अब तुम सोचो, सुबह का निकलता हूँ घर से, अब तक रात में अभी खाना खाऊंगा, पूजा करूंगा, सारे काम करने, ठीक है बेटा, गुड नाइट। पढ़ाई कीजिए अच्छे से बेटा, आपके सपने साकार हों जल्दी से जल्दी। और अगर आपको कोई अशुद्धि नज़र आ रही है मेरे पढ़ाने में, मेरे समझाने में, तो मुझे सजेस्ट कीजिए, कुछ बताइए कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, वो जो समस्या आप लिख के भेजोगे उस समस्या का समाधान जरूर करूँगा बेटा, ठीक है ना।